गुड मॉर्निंग। कल अपन ने जो पढ़ा था पहले उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके आगे जो पढ़ना है उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहली बात कि रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब अपन पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। सबसे पहले रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना है कि हमारा जो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा कर्व सरफेस से, वो कर्व सरफेस कौन है? तो वो कर्व सरफेस है हमारा कौन? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होती है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होती है? स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर का एक पार्ट होता है, किसी स्फेयर का एक पार्ट होता है जिसका अंदर वाला या बाहर वाला दो सतह में से कोई एक सतह कलर किया रहता है। जैसे ये मान लीजिए ये स्फेयर है, तो इस स्फेयर का मान लीजिए इतना सा टुकड़ा ले लिया, इतना सा हिस्सा ले लिया, जिसका मान लीजिए बाहर वाला सरफेस क्या है? कलर किया हुआ है। तो ये एक तरह का स्फेरिकल मिरर है। और ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है? कनकेव स्फेरिकल मिरर है। कौन सा? कनकेव। और ये हो गया, अगर ये दूसरा स्फेयर है, अगर इसके अंदर वाले पोर्शन को कलर कर दें तो ये कौन सा हो गया? कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो ये हो गया कनकेव स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर बोले तो अवतल दर्पण, और ये हो गया कन्वेक्स मिरर बोले तो उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। कनकेव मिरर अवतल दर्पण और कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। कनकेव मिरर का ही दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर का ही दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर, जिसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। और कन्वेक्स का ही दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर, जिसको कहते हैं अपसारी मिरर, अपसारी दर्पण। ठीक है। अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर ये दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, जिससे क्या देखना है अपने को? रिफ्लेक्शन देखना है। मतलब रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस देखने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा कि भाई स्फेरिकल मिरर के द्वारा, कर्व सरफेस यहाँ कौन है? स्फेरिकल मिरर है। मतलब हमारा रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होगा? स्फेरिकल मिरर के द्वारा। वो स्फेरिकल मिरर क्या क्या हो सकता है? एक तो कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का नाम अवतल दर्पण, इसी का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर बोले तो अभिसारी दर्पण। और कन्वेक्स मिरर का नाम है उत्तल दर्पण, इसी का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर बोले तो अपसारी दर्पण। ठीक है। इसके बाद अपन ने इसमें कुछ बेसिक चीज देखी थी। क्या क्या? कि किसी एक मिरर में क्या क्या होती है, इसको क्या कहते हैं? जितना टुकड़ा है, ये स्फेयर, इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो जो इस स्फेयर का सेंटर होगा वही हमारे मिरर के लिए क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मतलब मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जहाँ सेंटर होगा वही हमारे मिरर के लिए, वही हमारे दर्पण के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब वक्रता केंद्र है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो मिरर अपर्चर है इसको क्या कहते हैं? मिरर अपर्चर। मिरर अपर्चर का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और पोल और सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन को, पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद देखा था अपन ने फोकस। फोकस क्या होती है? तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में दोनों में अपन ने फोकस डिफाइन करा था, ये रहा। अगर मान लीजिए ये सपोज कोई कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में फोकस क्या होती है? ये पॉइंट हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएगी वही पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। किसके केस में? कनकेव मिरर के केस में। अब मान लीजिए ये क्या है हमारा? ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर। मतलब जब दो इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर जाएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर जाएगा, तो अपने को ऐसा लगेगा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस पॉइंट से सिम्स टू डाइवर्ज, मतलब डाइवर्ज होते हुए महसूस हो रही है, फैलते हुए महसूस हो रही है, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा?
कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस कहलाएगा, जबकि यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर के लिए फोकस। अब पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। तो यहाँ भी ये हो गया पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। फिर आपको हमने क्या बताया था, फिर हमने आपको बताया था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बोले तो चिन्ह परिपाटी। क्या बोला था कि पोल को क्या मान लीजिएगा, पोल को ओरिजिन मान लेना है, पोल को क्या मान लेना है, ओरिजिन। और इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में जो लाइट रे का डायरेक्शन होगा उधर वाले को क्या मानना है, पॉजिटिव। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अपवर्ड को क्या मानना है, डिस्टेंस को पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को क्या मानना है, नेगेटिव। आप ही देख लीजिए, क्या पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। तो क्या ये ओरिजिन के लेफ्ट में है, तो ये वाली डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। मतलब आपको क्वेश्चन में कभी नहीं दिया रहेगा कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। आपको क्वेश्चन में दे देगा अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। मतलब एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो अपने आप हम f की वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस का 25 सेंटीमीटर। मतलब याद रखेंगे कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज हमेशा नेगेटिव होती है। यहाँ आइए, ये पोल लाइट रे का डायरेक्शन इधर, तो इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। पोल को माना ओरिजिन, तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो बताइए इस बार पोल और फोकस के बीच के जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ क्या राइट साइड है, मतलब ये पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये ध्यान रखेंगे। आगे अपन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ लेंस पढ़ेंगे। जिस तरह यहाँ दो मिरर पढ़ा ना, कौन कौन, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, उसी तरह वहाँ लेंस पढ़ेंगे, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। तो ध्यान रखना है, कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगी। याद रखने का सिंपल तरीका, कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। उसी तरह कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, इनकी फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। ये कल अपन ने, ये पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था। आगे देखिए क्या है। ये बेसिक सारी बातें हैं, ये सारी बातें आपने 10th में पढ़ रखी है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन f एंड r। f क्या है, f फोकल लेंथ है, फोकस दूरी। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो वक्रता त्रिज्या। f क्या है, फोकल लेंथ बोले तो फोकस दूरी। सुनिए f और r के बीच में रिलेशन क्या होती है। तो हमारे पास दो तरह का स्फेरिकल मिरर है, कौन कौन, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। मैं दोनों के लिए आपको तुरंत बता देता हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये कोई कनकेव मिरर है, तो इसका आउटर पोर्शन क्या किया रहता है, कलर किया रहता है, पॉलिश किया रहता है। ये मान लीजिए क्या है, पोल है, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है। अब एक इंसिडेंट लाइट रे आई, एक इंसिडेंट लाइट रे आई, तो इस पॉइंट पर बताइए, रिफ्लेक्शन के लिए अपन प्लेन सरफेस में ऐसे रिफ्लेक्शन लगाते थे कि सर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट होती थी उस पॉइंट को क्या कहते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सबसे पहले यहाँ क्या ड्रॉ करते थे, नॉर्मल। क्या ड्रॉ करते थे, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता था उसको कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितने एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होता है। यही तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस पर भी अप्लीकेबल होगा और कर्व सरफेस पर भी अप्लीकेबल होगा। तो सोचो ये अगर इंसिडेंट रे है तो क्या इस पॉइंट पर हमको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा ना। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान से देखिए, आपने 10th में सर्कल चैप्टर में, वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ा है, अगर ये सेंटर है, इस सेंटर से ये क्या होती है, रेडियस,
तो हम जानते हैं इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो मैं ऐसा बोलूं कि किसी कर्व सरफेस के किसी पॉइंट से उसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए तो वो लाइन उस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो बताइए इस कर्व सरफेस को अगर सेंटर से मिला दें तो क्या ये नॉर्मल का काम कर गया? ये कर्व सरफेस है, इस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगा, नॉर्मल, बोले तो अभिलंब। अब अपन क्या जानते हैं, ये जितना एंगल होगा उतने एंगल से ना रिफ्लेक्टेड रे इधर आएंगी, हाँ या ना? तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फोकस। क्या हो गया, ये हमारा फोकस। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल बराबर होगा। अब इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने M, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, M। अब ध्यान से देखें हमारे पास क्या है, ये C है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये F है, ये अच्छा ये एंगल क्यों बराबर हुआ, ध्यान से देखो सर। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी तो नॉर्मल के साथ उतने ना एंगल बनाएगा। तो जो हमने ब्लू मार्कर से टिक किया है ये दोनों एंगल बराबर क्यों है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये लाइट रे और ये लाइट रे पैरेलल है, इंसिडेंट लाइट रे, और इस एक्सिस को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। तो ये एक्सिस और ये इंसिडेंट लाइट रे आपस में क्या है, पैरेलल। तो बताइए ये जितना एंगल होगा क्या ये भी एंगल उतना होगा, काहे, ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण से। तो ये एंगल पहले ये और ये बराबर क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल इसके बराबर क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण से। देखो ना ये दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हम जानते हैं ये ऑल्टरनेट एंगल से बराबर होता है। अब इधर देखिए, क्या हम यहां कह सकते हैं, ध्यान से देखें, क्या हम यहां कह सकते हैं कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये तीनों एंगल आपस में बराबर है तो एक ट्रायंगल देखिए आपको दिख रहा होगा C, ये M है, ये C है, ये F है। बोलो बाबू, ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन हो गई, CF, और इस एंगल के सामने वाली साइड MF। तो हम ऐसा कह सकते हैं चूंकि एंगल बराबर है इसीलिए साइड भी बराबर होगा, CF बराबर MF होगा। CF किसके बराबर होगा, MF के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर पहला, CF बराबर किसके होगा, MF के। अब हमारी जो स्टडी किस पे बेस्ड होती है, हमारे लिए अपर्चर, मिरर अपर्चर बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। स्मॉल अपर्चर के लिए हमारा स्टडी बेस्ड होता है। तो बताइए अपर्चर अगर बहुत छोटा है तो देखने में भले आपको लग रहा है कि M यहाँ है, मगर क्या ये M यहाँ होगा, M क्या लगभग P के पास ही नहीं होगा, तभी ना अपर्चर छोटा होगा। अगर M P के पास होगा तो बताइए P से F की दूरी और M से F की दूरी बराबर ना होगी। अरे भाई ये P है, ये F है, ये डिस्टेंस PF, और M भी तो P के लगभग पास से होगा, तो MF दूरी और PF दूरी बराबर होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं फॉर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि भाई MF ना PF के क्या होगा, बराबर होगा। इक्वेशन नंबर दूसरा, कोई दिक्कत? अब इन दोनों पहला और दूसरा इक्वेशन से क्या अपन ऐसा कह सकते हैं, देखिए क्या, कि सर CF किसके बराबर है, MF के, और MF किसके बराबर, PF के। तो फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम ऐसा लिख दें कि CF MF के बराबर और MF किसके बराबर, PF के बराबर। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब यहां आइए, क्या अपन CP को, CP डिस्टेंस दिख रहा है, क्या अपन CP को लिख सकते हैं CF प्लस FP? अरे भाई ये C ये P, तो CP डिस्टेंस को नहीं लिख सकते CF प्लस FP। CP को CP रहने दिया। CF, क्या CF PF के बराबर है, क्या CF किसके बराबर है, PF के। तो इस CF के जगह PF लिख दें, यहाँ तो है ही, FP बोलिए या PF बोलिए।
सीपी कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीएफ बोले तो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। तो ये भी एफ, ये भी एफ, तो आर बराबर क्या आ गया बाबू? 2f। तो बताइए एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2। सिंपल। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? फोकस दूरी की। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ट्वाइस होता है, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, आधी होती है। ये किसके लिए देखा? कनकेव मिरर के लिए। किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए ये डिफाइन है क्या? r बराबर 2f, f बराबर r/2। आप कहेंगे सर कन्वेक्स मिरर के लिए भी यही होगा। हाँ देख लो, मैं बता दे रहा हूं। ये देख लीजिए, ये कौन है? कन्वेक्स मिरर। ये है पोल, इधर है कहीं सेंटर। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो क्या करेंगे? इस पॉइंट पर पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना। नॉर्मल ड्रॉ कैसे करेंगे? इसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, हो गया नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे आया रिफ्लेक्टेड रे उतने एंगल बना के इधर चली जाएंगी। मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? अब रिफ्लेक्टेड रे पीछे आगे कहीं नहीं मिलेगी, इसको पीछे बढ़ाइए तो क्या ये यहाँ इस पॉइंट पर जाके, जिस पॉइंट को क्या कहते हैं अपन? फोकस कहते हैं। तो बताइए अगर ये थीटा है ये, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है ना। अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? अब ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? काहे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। संगत कौन से? कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ एंगल थीटा तो ये भी हो जाएगा थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ध्यान से, फिर से क्या इस पॉइंट को नाम दे दें अपन M, तो क्या हो गया? अब ध्यान से देखिए, ये थीटा इस ट्रायंगल में, ये M C, ये F, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। बताइए थीटा के सामने वाला कौन सा साइड? MF, और इस थीटा के सामने वाला CF। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं MF किसके बराबर होगा? CF के बराबर होगा। सही है, इक्वेशन नंबर पहला। अब फिर से वही बात, हमारा स्टडी किस पे बेस्ड है? स्मॉल अपर्चर पे। तो क्या ये जो MP डिस्टेंस होगा और ये MF डिस्टेंस, क्या ये दोनों भी बराबर होगा? MP बराबर क्या हो जाएगा? PF के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर दूसरा, ठीक है। यहां से थीटा बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो इस थीटा के सामने वाला साइड MF और इस एंगल के सामने वाला साइड CF, तो MF किसके बराबर? CF के। अब यहां क्या ये M बहुत पास होगा P के, तो हम कहेंगे MF बराबर हो जाएगा, MF बराबर हो जाएगा PF के। MF ना, चूंकि ये M और F और P और F ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इक्वेशन नंबर पहला और दूसरा से ऐसा कह सकते हैं अपन क्या, कि भाई MF किसके बराबर होगा? CF के। CF किसके बराबर होगा? PF के। ये हम कह सकते हैं। अब यहां से देखिए, क्या CP को फिर से लिख सकते हैं क्या? CF प्लस FP। CP बोले तो R, FP CF, CF बोले तो क्या CF को लिख सकते हैं PF, FP को फिर से PF, तो ये R, PF बोले तो कौन है? फोकल लेंथ, PF बोले तो फोकल लेंथ। R बराबर क्या आया ना? 2F, तो F बराबर क्या हो गया? R/2। तो हमारा स्फेरिकल मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों स्फेरिकल मिरर के केस में क्या कहेंगे? फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। दूसरे भाषा में क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की 2 गुनी होती है। ठीक है, याद रखेंगे ये रिलेशन कि F बराबर R बराबर क्या होगा? 2F और F बराबर क्या होगा? R/2। ये रिजल्ट काम का है, अपने काम में आएगा। ये था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध।
अगला चलिए, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन पहला देखते हैं अपन, इमेज किसके द्वारा बना रहे हैं? कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण के द्वारा हम इमेज बनवा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, ये कन्वेक्स मिरर है, ये क्या कहलाएगा? पोल। मान लीजिए कोई इंसिडेंट लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई, तो इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? इसको किससे ज्वाइन कर देंगे? सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल। मतलब ये इन्होंने जितना एंगल बनाया, क्या रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बना के इधर चली जाएंगी? अब एक तो ऐसा हुआ, मान लो ये ऑब्जेक्ट था, तो इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट रे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराया, जितने नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितने एंगल पे आया, रिफ्लेक्टेड रे भी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गया। अब एक लाइट रे को कहाँ गिराते हैं अपन? पोल पे। पोल पे गिराया तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कौन होगा? तो फिर से इस पॉइंट को किससे जोड़ दीजिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या यही प्रिंसिपल एक्सिस इसके लिए नॉर्मल का तरह काम करेगा? अब ये जितना एंगल है, क्या ये भी उतने ना एंगल होगा? इसका मतलब ये वाली लाइट रे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे आगे कहीं मिलेगी नहीं, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं। ये तो ऐसे फोकस पे जाके मिल जाएगा, मतलब लगेगा फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ऐसा है। ये यहां जाके ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल जाएंगी, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला। तो ये यहां क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। क्या बनेगा? इमेज। ये कौन था? ये था ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गया? इमेज। अब पहली बात ध्यान से देखिए, क्या ये बात समझ में आया? रे डायग्राम क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट लिया, एक इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्स, ये सब 10th में आपने पढ़ा है, कन्वेक्स मिरर के द्वारा और कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। कनकेव मिरर में 6 केस और कन्वेक्स मिरर में 1 केस पढ़ा होगा आपने, कोई बात नहीं। इधर देखिए, एक इंसिडेंट लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितने पर ये नॉर्मल के साथ आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन उतने एंगल से ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई। कैसे पता किया यहाँ नॉर्मल? तो इस पॉइंट को क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे, तो ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाया, रिफ्लेक्टेड रे भी तो नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। अब दूसरा लाइट रे को कहाँ गिराया? पोल पे। तो जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देंगे, तो क्या यही लाइन नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से? तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट भी उतने एंगल से कर गया। अब बताओ ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे कहीं मिलेगी? चूंकि अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए किस रे की जरूरत होती है? मिनिमम 2 इंसिडेंट रे की, और इमेज को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे की। तो क्या रिफ्लेक्टेड रे को मिलाना पड़ेगा ना? तो रिफ्लेक्टेड रे आगे तो मिलेगी नहीं, तो इसको अपन ने पीछे बढ़ाया। क्या ये लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो लगेगा फोकस से डाइवर्ज हो रही है, और इसको भी पीछे बढ़ाया, तो क्या ये दोनों लाइट रे यहाँ जाके मिल गया और यहीं पर क्या हो गया? इमेज बन गया। देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है? इतना बड़ा। और इमेज कितना बड़ा बना? इतना बड़ा। तो अपन ऐसा कहें, इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज कैसा कैसा बनेगा? ध्यान से देखिए। इमेज बना सबसे पहली बात पोल और फोकस के बीच में, P एंड F के बीच में। तो बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में इमेज बना। कैसा इमेज बना? तो देखो ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज भी ऐसा ही है, मतलब सीधा बना। अच्छा, ये रिफ्लेक्टेड रे अपने आप मिला है या हमने जबरदस्ती मिलाया है? जबरदस्ती मिलाया है। जबरदस्ती का मतलब हुआ इमेज कैसा है? वर्चुअल है, आभासी है, काल्पनिक है।
तो इमेज वर्चुअल है। अच्छा, अब ये सीधा है या उल्टा है? ऑब्जेक्ट का भी हेड ऊपर ही है, इमेज का भी हेड ऊपर ही है, मतलब सीधा है। हमेशा याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होगा, जो आभासी है वो हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया। अब बताइए, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है या बड़ी है? छोटी है, तो क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। समझ में आया? इमेज की प्रॉपर्टीज कहाँ क्या? बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब पोल और फोकस के बीच में इमेज बना। इमेज बना कैसा? वर्चुअल, और कैसा? इरेक्ट, और कैसा? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा। कोई दिक्कत? ये है इमेज की प्रॉपर्टीज। क्लियर? किसके द्वारा? कन्वेक्स मिरर के द्वारा। अब सुनिए ध्यान से, यही कारण है, मैं आगे आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर, मतलब इस उत्तल दर्पण का क्या क्या अनुप्रयोग है, मतलब इसका उपयोग किस किस में किया जाता है। तो आपने सुना होगा, जो हमारी वाहन होती है, व्हीकल होती है, उसके साइड मिरर में किसका यूज होता है? कन्वेक्स मिरर का ही यूज होता है। क्यों यूज होता है? इसी रीजन से कि ऑब्जेक्ट अगर बड़ा भी होगा तो ऑब्जेक्ट दिखाएगा इमेज कैसा? छोटा दिखाएगा, सीधा दिखाएगा। तो दूर भी रहती है ऑब्जेक्ट तो आपके साइड मिरर में आपको क्या दिखेगा? उसका इमेज छोटा दिखेगा और सीधा दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा। यही कारण है कि साइड रियरर व्यू मिरर में किसका यूज किया जाता है? कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। अब इसका ग्राफ है, सुनिए क्या। इसी में अगर देखो, अभी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हर एक के डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। क्यों? अपन ने अभी साइन कन्वेंशन में सीखा है ना कि पोल को क्या कंसीडर करेंगे? ऑरिजिन। तो हर एक डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा? पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इमेज डिस्टेंस। तो बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? यू। यू इज व्हाट? यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी। और भी क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस बोले तो प्रतिबिंब दूरी। यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, और भी हो गया इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे तो इमेज भी पोल के और पास बनता जाएगा। मतलब अभी ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बना? यहाँ। ऑब्जेक्ट और पास आएगा तो इमेज और पास ही ना बनेगा। इसका मतलब हम ऐसा कहें, केस फर्स्ट, इफ u अप्रोचेस टू जीरो, अगर u जीरो को अप्रोच कर रहा हो तो हम कह सकते हैं v भी किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। नहीं, u अगर किसको अप्रोच कर रहा हो? जीरो को, तो v भी किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। मतलब जब ऑब्जेक्ट भी लगभग लगभग पोल के पास होगा, पोल के करीब होगा, तो इमेज भी कहाँ बनेगा? पोल के करीब बनेगा। अगला केस, मतलब ये ऐसा हुआ कि अगर ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट, ये पोल है, अगर ऑब्जेक्ट इसके पास है, किसके पास? पोल के पास, तो इमेज भी इधर पोल के पास बनेगा। ये मतलब हुआ इसका, ठीक। केस फर्स्ट। केस सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, केस टू क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, मतलब u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे। कैसे? ये रहा सर कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो बताइए, मान लीजिए ये रहा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, तो इन्फानाइट से आने वाली लाइट रे आपस में पैरेलल होती है। तो ये रहा पैरेलल, तो पैरेलल लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा? एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए महसूस होगी, तो इसी पॉइंट पर ना इमेज बनेगा। और क्या यही पॉइंट फोकस भी कहलाता है क्या? कन्वेक्स मिरर के लिए। तो हम कह सकते हैं अगर u इन्फिनिटी होगा तो v क्या होगा? फोकस को अप्रोच करेगा, फोकल लेंथ को अप्रोच करेगा। क्या समझे?
कि इफ u अप्रोचेस टू 0 देन v ऑल्सो अप्रोचेस टू 0 एंड इफ u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर u इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो इमेज कहाँ को अप्रोच करेगा? फोकल लेंथ को। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। इसका ग्राफ मैं कहाँ बनाऊं? यहाँ बनाता हूं, देखिए ध्यान से। ये है u और ये है v। जब u 0 तो v भी क्या है? 0। फिर u को बढ़ाते गए कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। u को बढ़ाते गए कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मगर इमेज डिस्टेंस कहाँ पे है? फिक्स है, फोकस पे। तो मतलब u बढ़ाना है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। v क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो ये हो गया v क्या? फिक्स हो गया f पर, मगर आप u बढ़ाते रह जाइए। मतलब u को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ लेके चले गए? इन्फिनिटी पे, मगर इमेज कहाँ बनेगा? मैक्सिमम फोकस पे। ठीक है, फोकल लेंथ के बराबर होगा। मगर ये ना ग्राफ ओनली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने साइन नहीं देखा। साइन मतलब सर आप ही देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो अपन ओरिजिन से लेफ्ट वाले डिस्टेंस को नेगेटिव मानेंगे ना, ओरिजिन से राइट वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव। तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव, जबकि इमेज डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव। न अरे इधर वाला, अगर ये पोल को ओरिजिन मानेंगे तो लाइट रे का डायरेक्शन इधर है, तो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो आप ही बता दीजिए ना, इमेज का पोल से डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होगा ना, तो इमेज डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। मतलब u नेगेटिव और v कैसा? पॉजिटिव। u नेगेटिव v पॉजिटिव। अब देख लो यहाँ u कौन है? u को अपन x बोले हैं, v को क्या बोले हैं? y। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा? तो इसी ग्राफ को कहाँ बना दीजिए? बस सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसा बन जाएगा। ये u, सॉरी उल्टा उल्टा बना दिया, सॉरी। ये v, ये u, तो ग्राफ बन जाएगा ऐसा। ठीक है, समझ में आया? ये ग्राफ क्यों बताया? ये ग्राफ कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बताओ क्या होता है। ये रहा ग्राफ। कोई दिक्कत? तो ये किसके लिए? ये सारी कहानी अपन ने किसके लिए देखी? कन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ध्यान रखना है इसको। चलिए अगला चलते हैं। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। कनकेव मिरर के द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। टोटल 6 केस है इसमें। देखिए, पहला, जब ऑब्जेक्ट क्या हो बिटवीन पोल एंड फोकस हो। ये रहा कनकेव मिरर, ये क्या है? पोल, ये क्या है? C, ये क्या है? F। ऑब्जेक्ट कहाँ हो? बिटवीन पोल और फोकस हो। तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना रहा हूं। चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल और फोकस के बीच में कहीं होगा, तभी ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखा है? फोकस दूरी से कम है। अरे ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो ऑब्जेक्ट इसके बीच में कहीं मान लीजिए यहाँ है, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस दूरी से तो कम में है ना, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। मतलब u लेस देन f का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस दूरी से क्या है? कम है, लेस है। या फिर इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोला जा सकता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये रहा, ऑब्जेक्ट को अपन ने रख दिया पोल और फोकस के बीच में। तो क्या होगा? एक लाइट रे को कहाँ गिराएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये गिर गया, तो बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से। करा दिया। एक लाइट रे को कहाँ गिराएंगे? पोल पे।
पोल पे ये जितने से गिरेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उतने से, ये आगे कहीं नहीं मिलेगा, ये फैलती जा रही है। तो अपन इसको क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं और जहां ये दोनों आपस में मीट किया वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज। तो ये था ऑब्जेक्ट और ये क्या बना, इमेज। अब इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली बात, इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना, कोई दिक्कत। तो इमेज की प्रॉपर्टीज, कहाँ बना इमेज, इमेज बना बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बताओ ये रिफ्लेक्टेड रे मतलब इमेज कैसा बना, रियल बना या इन्वर्टेड, सॉरी रियल बना या वर्चुअल। तो इसके लिए अपन क्या देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे सच में मिला है या हमने जबरदस्ती मिलाया है। क्या रिफ्लेक्टेड रे को हमने जबरदस्ती मिलाया है, मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल, काल्पनिक, आभासी। वर्चुअल है तो अभी बोला था कुछ देर पहले कन्वेक्स मिरर के केस में, याद रखिएगा वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो क्या इमेज भी ऐसा ही बना, तो हम क्या कहेंगे, वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा। और बताओ छोटा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है जबकि इमेज बड़ा बना, तो मतलब इमेज कैसा बना, मैग्नीफाइड। मतलब इमेज क्या बना, मैग्नीफाइड, बड़ा बना। मतलब क्या क्या हुआ, सबसे पहले इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, कैसा बना, वर्चुअल, फिर इरेक्ट और मैग्नीफाइड। कोई दिक्कत, क्लियर है। ये है पहला केस कि जब हमारा ऑब्जेक्ट किसके बीच में हो, पोल और फोकस के बीच में हो, तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। अब ध्यान से सुनिए, यही केस है वो जिसके कारण कनकेव मिरर का मतलब अवतल दर्पण का यूज किया जाता है सेविंग मिरर के रूप में। सैलून में यूज होती है इसकी, हजामत बनाने में सैलून में यूज होता है कनकेव मिरर का, दाढ़ी बनाने के लिए। रीजन यही है कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज क्या बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है ताकि कटे छटे नहीं हमारा फेस। ठीक है, तो यही कारण है जो कनकेव मिरर का यूज कहाँ किया जाता है, सैलून में इस कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, सेविंग मिरर के रूप में। अगला केस, अगला केस क्या है, अगला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो, फोकस पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे। ये देखिए, ये रहा कनकेव मिरर, ध्यान से देखिए, ये कौन है, पोल, ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कौन है, फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है इस बार, फोकस पे। तो ये रहा ऑब्जेक्ट हो गया फोकस पे। एक लाइट रे को कहाँ गिराएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से। फिर उस लाइट रे को कहाँ, इसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे को कहाँ इंसिडेंट कराएंगे, पोल पे। पोल पर ये जितने एंगल से आया उतने एंगल से बाद में ये रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो ये लाइट रे आपस में पैरेलल है। अगर ये लाइट रे आपस में पैरेलल है तो अपने को क्या लगेगा, अपने को लगेगा ये कहाँ मिलेगा, तो मान लेते हैं हम कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो इमेज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे अपन, क्या, हम ये मानते हैं कि पैरेलल लाइट रे कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, सच में मिलेगा। तो इसीलिए इमेज कहाँ बनेगा, सबसे पहले अनंत पे बनेगा, रियल बनेगा। रियलिटी हमेशा उल्टी होती है, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा और हाईली मैग्नीफाइड। ये दूसरा केस। तीसरा केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2F। मतलब देखिए क्या है, ये रहा कनकेव मिरर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस,
और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सुनिए, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, और सेंटर से पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी पढ़ा आर को ही क्या कहते हैं? 2f। तो क्या यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को 2f और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को f, तो हम नहीं कह सकते ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट है। तो आपको क्या क्या लिखा रह सकता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा कहाँ? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, या फिर लिखा रहेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ से तो बड़ी है, 2f से छोटी हो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है। ये रहा c और f के बीच में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो क्या होगा? एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे पास करेगी? फोकस से। और एक लाइट रे को कहाँ गिराएंगे? पोल पे। तो पोल वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन तेरी बन गई, तो ये यहां जाके दोनों रिफ्लेक्टेड रे सच में मिला है या जबरदस्ती मिलाया है? सच में मिला है, इसीलिए इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा। अरे अपने आप मिला है, हमने जबरदस्ती नहीं मिलेगा। तो ये बन गया इमेज। कहाँ बना इमेज? तो हम ऐसा कहें बियॉन्ड 2f या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे? इमेज कहाँ बना? पहली बात बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही दूसरा नाम क्या बोला जाता है? 2f। ठीक, 2f के बादे ना बना, यहां कैपिटल F। हाँ, C को 2f से भी लिख सकते हैं, F को F, C को 2f लिख सकते हैं। डिस्टेंस के टर्म में 2 स्मॉल f, पॉइंट को f बोल रहे हैं, डिस्टेंस को स्मॉल f कह रहे हैं। तो इमेज कहां बना? बियॉन्ड 2f। सच में बना मतलब रियल है। रियलिटी हमेशा उल्टी होती है, तो रियल इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। रियल है तो इन्वर्टेड होगा। अब आप ही देख लीजिए, ऑब्जेक्ट और इमेज में कौन बड़ा? इमेज बड़ा है, तो इमेज कैसा बना? मैग्नीफाइड बना। ठीक है, इमेज कैसा बना? बड़ा बना ऑब्जेक्ट के तुलना में, इमेज मैग्नीफाइड। कितने केस हुआ? 3 केस। अभी 3 केस और है, वो 3 केस अगले लेक्चर में अपन इसको 3 केस को अगले लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी 3 केस अभी बताया है, अगले लेक्चर में 3 केस और बता के फिर ग्राफ बताऊंगा। तो 6 केस याद रहनी चाहिए। ये सब चीज़ 10th में अपन ने सब पढ़ा है, बेसिक है, बस इसको एक तरह से सोचिए रिवीजन कर रहे हैं अपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।